हमने देखा कि उत्पादक काम, हाथ से किए जाने वाला काम किस तरह से बच्चों के ज्ञान और उनके मूल्यों के विकास का एक ताकतवर जरिया बन सकता है, व्यवहारिक तौर पे बन सकता है, आज के हालात में बन सकता है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम जैसा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हस्तक्षेप और महाराष्ट्र के विज्ञान आश्रम के द्वारा वहां के सरकारी स्कूलों में हस्तक्षेप परिवर्तन लाता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार के द्वारा नीतियों में जो तब्दीली होनी चाहिए, व्यवस्था में जो ढांचागत बदलाव होने चाहिए, उसके लिए एक भी कदम आजादी के बाद नहीं उठाया गया। मैकॉले की शिक्षा पद्धति सिद्धांतिक तौर पे जारी है, बरकरार है। फर्क केवल यह है कि 19वीं सदी में इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा भारत के संसाधनों को लूटने का जो काम हो रहा था, जनता के शोषण का हो रहा था, उसके लिए किया गया था। और आज ये वैश्वीकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और वैश्विक बाजार के द्वारा जो हमारे संसाधनों की लूट हो रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सक्रिय सहयोग देने के लिए किया जा रहा है। इसको तोड़ने में और जो परिवर्तन हमको चाहिए उसको लाने में सबसे बड़ा अवरोध आज की स्कूल व्यवस्था बन चुकी है। ये क्यों स्कूल व्यवस्था अवरोध है, ये हमें समझना चाहिए। 1960 और 70 के दशकों में हिंदुस्तान में दोहरी शिक्षा प्रणाली की बहुत आलोचना होती थी, विरोध होता था। मुट्ठी भर बच्चों के लिए महंगे पब्लिक स्कूल, दून स्कूल जैसे, और बाकी तमाम बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए भी और गरीब बच्चों के लिए भी बड़ी सरकारी स्कूल व्यवस्था। लेकिन आज वैश्वीकरण के बाद ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था बहुपरतीय शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है। सरकारी तंत्र के अंदर स्कूल वापस चलो शिविर और शिक्षा गारंटी केंद्र जैसे, ब्रिज कोर्स जैसे सर्व शिक्षा अभियान के मजाक मखौल, घटिया सरकारी स्कूल और अच्छे क्वालिटी के सरकारी स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6000 नए मॉडल स्कूल खड़े करने का तमाशा है। और निजी तंत्र में 50 रुपए माहवार स्कूलों से लेके 50,000 रुपए, लाख रुपए माहवार तक की फीस वाले स्कूल। इस तरीके की बहुपरतीय शिक्षा व्यवस्था में जो शैक्षिक परिवर्तन लाना है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग सामाजिक तबकों, आर्थिक तबकों, विभिन्न जातियों के बीच में जो टकराव है वो स्कूल व्यवस्था के अंदर आ गया है। स्कूल व्यवस्था विभाजित हो चुकी है, उसके साथ समाज विभाजित हो गया है, और समाज का विभाजन अब स्कूल व्यवस्था बरकरार रखने वाली है। इसमें कोई भी तब्दीली संभव नहीं है जो वास्तव में शिक्षा को बेहतर बनाए। इसलिए अगर हमको ये परिवर्तन लाने हैं जिसकी वकालत विख्यात अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यूई ने करी, जिसकी पैरवी महात्मा गांधी ने करी, जिसकी पैरवी महात्मा ज्योतिबा फुले ने करी, अगर वो हमको परिवर्तन लाना है हिंदुस्तान की शिक्षा में, तो ये आवश्यक है कि हम हिंदुस्तान में एक समान स्कूल प्रणाली स्थापित करें जिसमें हर स्कूल एक पड़ोसी स्कूल होगा। ऐसा पड़ोसी स्कूल जिसमें उस इलाके में रहने वाले सभी बच्चे, चाहे वो अमीरों के हों चाहे गरीबों के हों, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी पृष्ठभूमि के हों, वे सब इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उनका सामाजिकरण इकट्ठे होगा, वो नए भारत का निर्माण करने वाले एकजुट समाज के शिक्षा को पाएंगे। हमारे संविधान में भी ऐसी ही शिक्षा की कल्पना है जो सभी बच्चों को बराबरी की शिक्षा दे, जो सभी बच्चों को समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा दे। ये भारतीय संविधान का सिद्धांत है। जब भी ऐसी बातें होती हैं, लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर 8 मुल्क, जिनको G8 के मुल्क बोला जाता है,
जिनके पास अकूत संपदा है, वे मुल्क अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे मुल्क, इन मुल्कों में जो स्कूल व्यवस्था है वो समान स्कूल प्रणाली की स्कूल व्यवस्था है, जिसमें हर स्कूल पड़ोसी स्कूल है और वो सरकारी पैसों से चलने वाली स्कूल व्यवस्था है जो सार्वजनिक पैसों से चलती है और उसकी गुणवत्ता उम्दा है, इतनी उम्दा है कि किसी भी माँ बाप को कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न भेजकर निजी स्कूलों में भेजे। इसीलिए इन मुल्कों में निजी स्कूलों की संख्या नगण्य है। तो ऐसी सार्वजनिक समान स्कूल प्रणाली आवश्यक है जिसमें सभी तबके के बच्चे, सभी वर्गों के बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। उसी में पाठ्यचर्या में सुधार, शिक्षण पद्धति में सुधार संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, जो हमको परिवर्तन लाना है वो कितना बड़ा परिवर्तन है। हमको केवल नई किताबें नहीं लिखनी। एनसीईआरटी के लोग केवल नई किताबें लिख के खुश हो जाते हैं, ये काफी नहीं है। हमको शिक्षकों के सोचने में परिवर्तन लाना है और शिक्षकों को सोचने में परिवर्तन तब आएगा, नई संस्कृति के शिक्षक तब तैयार होंगे जब उसके लिए अध्यापक शिक्षण की नए प्रकार की संस्थाएं बनेंगी। आज हर एक जिले में एक एक डाइट है जो अध्यापक शिक्षण के लिए डिप्लोमा देती है। हाँ, देश में हजारों बीएड कॉलेजेस हैं जो बीएड के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के लिए, सेकेंडरी शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करते हैं। चाहे डाइट हो, चाहे बीएड कॉलेज हो, ये आज भी मैकॉले की ही सिद्धांतों पर शिक्षा, अध्यापकों की शिक्षा दे रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया है। इनकी जो फैकल्टी है जो बीएड कॉलेज में पढ़ाती है, जो डाइट पे पढ़ाती है, वो कहां से आती है? इस फैकल्टी का निर्माण हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटी करती है, वहां पे शिक्षा विभाग करते हैं। तो अगर अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में परिवर्तन लाना है तो हमें अपने यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालयों के जो शिक्षा विभाग है उनमें भी तब्दीली लानी पड़ेगी। उनको पुरानी पद्धति से हटाकर नई दिशा में ले जाना होगा। केवल इतना ही काफी नहीं है। हमारे परीक्षा बोर्ड एक बहुत बड़ा अवरोध है परिवर्तन में, क्योंकि परीक्षा बोर्डों में, चाहे वो सीबीएसई की परीक्षा हो, चाहे राज्यों की शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो, उनमें जो मापदंड हैं मूल्यांकन के, बच्चों का मूल्यांकन करने के, देखने के कि बच्चे ने क्या सीखा, वे मापदंड स्वयं पुरानी पद्धति पर ही आधारित है, उसी में डूबे हुए हैं। जिस दिशा में हमको परिवर्तन करना है उसके खिलाफ है वे मापदंड। अगर वो मापदंड, वो आकलन के तरीके बरकरार रहेंगे तो कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती है। इस बात को भी हमें समझना होगा। और परीक्षा बोर्डों के मापदंडों में अगर परिवर्तन लाना है तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो शोध होता है हमारे विश्वविद्यालयों में, उसमें भी परिवर्तन लाना होगा। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इतना बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा, एक साल में भी नहीं आएगा। इस परिवर्तन को लाने के लिए भारत की संसद में एक नई नीति का निर्माण करना पड़ेगा। उस नीति के तहत एक चरणबद्ध योजना बनानी पड़ेगी। वो शायद 10 साल की हो, शायद 12 साल की हो। उस चरणबद्ध योजना में तय होगा कि किस प्रकार से विभिन्न चरणों में भारत के तमाम स्कूलों को, जिनकी संख्या आज 12 लाख के ऊपर चली गई है, तब तक और बढ़ेगी, इन सभी स्कूलों को शामिल करते हुए किस तरीके से परिवर्तन लाना है। हाँ, उस परिवर्तन को लाने में जो समृद्ध तजुर्बा होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का और विज्ञान आश्रम का आया है, बहुत कारगर होगा, बहुत उपयोगी होगा। लेकिन यह परिवर्तन संसद में नीति पारित करके आएगा। ये जाहिर है आज जो राज सत्ता काबिज है वो इस तरीके का परिवर्तन कभी नहीं लाने देगी, क्योंकि वो राज सत्ता आज अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और वैश्विक बाजार के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान की जनहित के लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए अगर वो परिवर्तन लाना है वो केवल जन आंदोलन से आएगा। आज हिंदुस्तान में कई जन आंदोलन हैं जो जल, जंगल, जमीन और जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं जन आंदोलनों में जल, जंगल, जमीन और जीविका के साथ हमको शिक्षा भी जोड़ना है। इस प्रकार का एक समग्र जन आंदोलन जब जनता की चेतना को ऊपर उठाएगा, जनता को अपनी ताकत का एहसास कराएगा,
वो जन आंदोलन ही एक जरिया बनेगा जो राजसत्ता को, नीति निर्माण करने वालों को, भारत के तमाम राजनीतिक दलों को मजबूर करेगा कि वो परिवर्तन लाया जाए जिसकी लंबे अरसे से देश की जनता इंतजार कर रही है। वो इंतजार आग्रह में बदलेगी, वो आग्रह सत्याग्रह में बदलेगा, वो एक मजबूत जन आंदोलन बनेगा, तभी वो परिवर्तन आएगा जिसके लिए हम इतने लंबे अरसे से बात कर रहे हैं, जिसके हम आग्रह कर रहे हैं, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।